नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। क्लास 10th की हिंदी का मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। तो अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह का मॉडल पेपर आएगा। समय जो होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट में आपको अपना पेपर सॉल्व करना होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न से शुरुआत होगी, यानी कि सबसे पहले 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है शुक्ल युग की कला अवधि बताइए। तो शुक्ल युग जो है भैया वो 1919 से 1938 तक चला। विकल्प जो गा है वो बिल्कुल सही है। अगला है आपका कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो शुक्ल युग के प्रमुख जो इतिहासकार होने वाले हैं वो बाबू गुलाब राय जी हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा के लेखक कौन होने वाले भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रस मीमांसा के लेखक हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, चूंकि सेम इसी तरह का मॉडल पेपर, सेम इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम समझते हैं कि सेवा सदन के रचयिता। ठीक, सेवा सदन के रचयिता कौन है। तो भैया सेवा सदन के जो रचयिता होने वाले हैं, ठीक है ना, वो होने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है ना, सेवा सदन के रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र जी। अगला क्वेश्चन है आपका कि मेरी असफलताएं इसके रचनाकार कौन है। तो मेरी असफलताएं इसके रचनाकार होंगे बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। तो इस तरह से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इसमें से कौन सी होने वाली है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो होगी बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ये रचना है। अगला क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा जी की रचना होने वाली है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि के लेखक कौन है। तो चिंतामणि विचार भी थी, ये सब किसकी रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं होने वाली हैं। ठीक है, अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठूठा आम, ठूठा आम किस विधा पर आधारित है। तो जो ठूठा आम आपका होने वाला है वो संस्मरण विधा पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी आप अपने 70 में 70 नंबर भैया आज क्लियर करने वाले हैं। और यूपी बोर्ड का जो 16 फरवरी को पेपर होने वाला है, इससे बाहर कुछ आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला है कि त्रिलोचन में कौन सा समास है। तो भैया त्रिलोचन का मतलब हुआ कि 3 नेत्र का समूह। ठीक है, त्रिलोचन का मतलब 3 नेत्रों का समूह। ठीक, और जहां पर 2 पद मिल करके किसी तीसरे की तरफ व्याख्या संकेत कर रहे होते हैं वहां पर कौन समास होता है। द्विगु समास होता है। अगला है प्रत्येकम का संधि विच्छेद। तो प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रतिधन एकम। ठीक है ना, प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सुदर्शन शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो भैया सुदर्शन शब्द में उपसर्ग का मतलब हुआ कि ऐसा अक्षर जो आगे लगा हो। तो सुदर्शन में आगे क्या लगा हुआ है सु, यानी कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, सु उपसर्ग होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि अवतार में प्रत्यय, अवतार में प्रत्यय तो उपसर्ग मतलब आगे लगा हो और प्रत्यय का मतलब पीछे लगा हो। तो अवतार, तार में पीछे क्या लगा है आर, आर यानी कि इसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा, आर प्रत्यय हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा 15वां क्वेश्चन, अंधा का तत्सम शब्द बताइए। तो अंधा का तत्सम शब्द आपका हो जाएगा अंध हो जाएगा। ठीक है, अगला है युद्ध का पर्यायवाची क्या है। इन चारों में से युद्ध का पर्यायवाची क्या होगा, रण हो जाएगा भैया युद्ध का पर्यायवाची। अगला प्रश्न आपका होगा कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ। 84 में, 20 में, 89 में या 10 में। तो 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ। अगला है कि चतुराई में प्रत्यय, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब जो पीछे लगा हो, राई यानी कि आई प्रत्यय है ना, पीछे लगा है आई यानी कि आई प्रत्यय है। ठीक है, अगला है अनादर में उपसर्ग। तो अनादर, ठीक है ना, अनादर में आगे क्या लगा है अन, यानी कि कौन सा उपसर्ग होगा, अन उपसर्ग हो जाएगा। अगला है
देश विदेश में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, अगर कहीं पर भी बीच में योजक चिन्ह आपको लगा हुआ मिल जाए तो हमेशा वहां पर द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास? द्वंद्व समास होता है। और अगर पहला पद आपका संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता है। ठीक है, तो देश विदेश में हमारा कौन सा यह हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, तो ये 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के हैं जो आपको 20 नंबर दे करके जाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका खंड बा आने वाला है। खंड बा से कौन कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, खंड बा में सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो ये होगा कि दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है, हमारे सामने एक गद्यांश लिखा हुआ है, विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। ठीक है ना, उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। तो ये वाला पैराग्राफ किस पाठ का है? ये मित्रता पाठ का है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि दिया गया गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है और इस पाठ का नाम क्या है? मित्रता है। ठीक है, तो इस पाठ का क्या हो जाएगा? संदर्भ हो जाएगा। इसी में नीचे एक प्रश्न दिया रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो हमको दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हमें कैसे करनी होगी, ध्यान से देखिएगा। जिसके नीचे रेखा खींची गई, देखिए यहाँ से, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, यहाँ तक ना, जितने के नीचे रेखा खींची गई है सिर्फ और सिर्फ हमें उतने का ही, ठीक है ना, उतने का ही व्याख्या करनी है। ठीक है ना, तो ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, तो इतने की व्याख्या हम क्या करेंगे कि हमने अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए। ठीक, इसकी व्याख्या करेंगे तो क्या करेंगे? अब व्याख्या करने का मतलब ये हुआ कि इसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख देना है। जैसे कि आप लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए या हमें अपने मित्रों से अच्छी आशाएं ही रखनी चाहिए। तो ये आपका होगा 6 नंबर का। ठीक है ना, संदर्भ प्रसंग व्याख्या मिला करके 6 नंबर। इसी तरह से आपको पद्यांश में एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें भी एक पद्यांश आपको दिया गया है कि ऊधो मन न भये 10-20 एक तो सो गयो श्याम शंख को अवराधे ईस इंद्र शिथिल भई केसो बिन। ठीक है, तो इस तरह से एक पद्यांश आपको दिया रहेगा। भैया ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्या करना है कि लिख देना है इस पाठ का संदर्भ की प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, ठीक है ना, सूर सागर नामक पाठ से लिया गया है और जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, और एक बात तो आप हमेशा याद रखना कि अगर कहीं पर भी पद्यांश का संदर्भ लिख रहे हो तो रचयिता लिखना। ठीक है, और गद्यांश का अगर लिख रहे हो तो लेखक लिखना। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 4 नंबर देकर जाने वाला है कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी 2 रचनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिसका भी जीवन परिचय आप याद कर रहे हो उसकी 2 से 3 रचनाएं भैया जरूर पढ़ लेना। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 जीवन परिचय पढ़ना है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और दूसरा जयशंकर प्रसाद का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का ये 2 जीवन परिचय आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में अगला है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी 2 रचनाएं लिखिए। तो आप सूरदास जी का जीवन परिचय याद कर लेंगे और बिहारी जी का जीवन परिचय याद कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही 2 जीवन परिचय याद कर लेना और एक काम ये भी कर लेना कि इनका भी 2-2 रचनाएं याद कर लेना। ठीक, अगला प्रश्न आपका होगा कि निम्न गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। ठीक है ना, इस गद्यांश हमको एक दिया रहेगा, कहाँ से? अनिवार्य संस्कृत से। ठीक, तो सबसे पहले तो दिए गए पैराग्राफ को आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि ये पैराग्राफ किस पाठ का है। तो ये पैराग्राफ इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये पढ़ने के बाद में हमें पता चल गया कि ये वाराणसी वाले पाठ का है। ठीक, अब हमको लिखना है इसका संदर्भ। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, इतना ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसमें पाठ लेखक या रचयिता का नाम तो लिखना नहीं, बस आप इसकी व्याख्या कर देंगे कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यानी यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर तुलसीदास और अन्य च बहुआ महात्माना, यानी कि और अन्य बहुत सारे महात्मा अत्रागत्य मतलब कि यहाँ आए।
विचारान प्रसारयन यानी अपने विचारों को फैलाया, ना केवलम दर्शने यानी कि ना केवल दर्शन किया, साहित्य मतलब साहित्य का, धर्म मतलब धर्म का, अपितु माने बल्कि, कला क्षेत्र यम नगरी विविधानाम कला नाम यानी कि ना केवल दर्शन और साहित्य और धर्म में बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक, इसी में 25वां जो क्वेश्चन होगा, इसी में खंड खा आपका रहेगा, जिसमें एक श्लोक दिया रहेगा। ठीक है, और इस श्लोक का भी संदर्भ सहित अर्थ लिखना होगा। ठीक है, तो मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम सा काशिकेन मीयते। ठीक है ना, ये श्लोक जितने भी आपकी किताब में जितने भी श्लोक दिए गए हैं भैया, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे श्लोक को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, क्योंकि उसी में से एक श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में करने के लिए आएगा। ठीक है, तो जितने भी श्लोक हैं सारे श्लोक आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसी में से एक श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बात समझ में आई? तो देखिएगा ध्यान से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका होगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, आप 2 श्लोक कम से कम याद कर लेना, ताकि एक अगर आपकी पाठ्य पुस्तक में आ जाए तो दूसरा आप अपनी बोर्ड एग्जाम में लिख सको। ठीक है ना, एक श्लोक आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखना होगा। अगला प्रश्न आपका रहेगा कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए। ठीक है ना, संस्कृत में उत्तर देना। जैसे पहला है गीताया का संदेशा, गीता क्या संदेश देती है। ठीक है ना, गीता हमें साहित्य और धर्म का संदेश देती है। पदेन बिना किम दूरम याति, पैरों के बिना कौन दूर तक जाता है, तो पैरों के बिना पत्र दूर तक जाता है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगल होता है, तो वाराणसी। ठीक है ना, वाराणसी में मरना मंगल होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा, यानी कि प्रश्नोत्तर आपको अनुवाद संस्कृत से पढ़ लेने होंगे। ठीक है, इसके आगे आपको क्या पढ़ना होगा कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है ना, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखा होगा। 3-4 टॉपिक आपको दिए रहेंगे, जिसमें से कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदूषण समस्या, हमारा विज्ञान। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से एक आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। आपके एग्जाम को बहुत ही कम समय बचा है, तो बचे हुए कम समय में मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।